गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोसेस which takes place by itself or after proper initiation in a particular direction is called spontaneous process। जो प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाए या हल्का सा इनिशिएट करने पे शुरू हो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो सब स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, जो अपने आप हो जाते हैं, उनके एग्जांपल्स देखते हैं हम। प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाते हैं, जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ऊपर अगर आप पानी छोड़ दीजिए तो वो नीचे अपने आप बहता हुआ चला आएगा। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। तो ये सारे वो एग्जांपल्स थे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के जो अपने आप शुरू हो जाते हैं, जिनके लिए किसी भी इनिशिएशन या किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोसेस विच रिक्वायर्ड प्रॉपर इनिशिएशन, जिसके लिए हल्का सा इनिशिएट करने की ज़रूरत पड़े, वो कहलाते हैं। जैसे वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, उसका एग्जांपल्स अलग हैं, जैसे लाइटनिंग ऑफ कैंडल, कंबस्टन रिएक्शन। अब हम चलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेस विच रिक्वायर्स एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली, जिनको वो प्रोसेस जिनको होने के लिए लगातार किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे आपको लोअर टेम्परेचर से हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर पे करना है तो आपको बराबर एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे? एक एनर्जी और दूसरे स्टेबिलिटी। प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, एक्सेप्शनल केस है। अगर एंडोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनियस होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस या इवेपोरेशन, ये सब जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। यहाँ पर जो फैक्टर डिसाइड करता है स्पॉन्टेनिटी को, वो एनर्जी का केस है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी ही इज़ नॉट ओनली ए फैक्टर टू डिसाइड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके अलावा दूसरा एक फैक्टर और आता है जिसको कहते हैं रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है गैस की पार्टिकल्स की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। अब अगर आप मेल्टिंग ऑफ आइस से चले जाइए तो मेल्टिंग ऑफ आइस से लिक्विड में रैंडमनेस ज़्यादा होगी। फ्रीजिंग पे चले जाइए तो फ्रीजिंग में आइस का अगर लिक्विड वाला पार्ट देखा जाए तो वो सॉलिड होगा, आइस का अगर पार्ट देखा जाए तो सॉलिड होगा। लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा आइस तो लिक्विड की रैंडमनेस ज़्यादा होगी और आइस की रैंडमनेस कम होगी। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रैंडमनेस इज नॉट ओनली द फैक्टर टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस। तो क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग स्पॉन्टेनिटी क्या हुआ? दो चीज़ें हुई, एक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम होनी चाहिए और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम ज़्यादा होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो रैंडमनेस ऑफ यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंट्रोपी क्या होती है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हम एंट्रोपी से डिसाइड करते हैं। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, सो वी कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ऑल्सो। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल एनर्जी, हीट, अमाउंट ऑफ हीट इन द रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जिसकी यूनिट जूल, किलो इनवर्स और कैलोरी इनवर्स होती है। इसके अलावा अगर हम मोलर एंट्रोपी की बात करें तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यूनिट जूल के इनवर्स मोल इनवर्स या कैलोरी के इनवर्स मोल इनवर्स होती है। फॉर सेम हीट चेंज डेल्टा एस इज मोर फॉर लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू हीट इन द सेम फेज। अगर हीट सेम फेज में जा रही है तो डेल्टा एस जो है वो फॉर लो टेम्परेचर पर ज़्यादा होगी चेंज इन एंट्रोपी रादर देन हायर टेम्परेचर। अगर आइस की बात करें तो क्यू अपॉन डेल्टा एस वन, और अगर इसकी बात करें तो डेल्टा एस टू और एस वन। आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया
तो डेल्टा S1 होगा, और वाटर को अगर फिर दोबारा अगर हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया आइस फॉर्म से, तो उसकी एंट्रोपी डेल्टा S2 होगी, चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पर डेल्टा S1 की एंट्रोपी S2 से ज़्यादा होगी, सॉलिड की लिक्विड से ज़्यादा, लिक्विड की गैस से ज़्यादा रैंडमनेस होती है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा S जो कैलकुलेट होके आएगा वो क्यू रिवर्सेबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। क्यू रिवर्सेबल प्रोसेस को कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी को टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। यहाँ पे अगर आप पी को टी से डिवाइड कर देंगे और एन आर को के पास वी को नीचे ले जाएंगे, तो एन आर अपॉन वी को हम पी अपॉन टी वी लिख सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा एस को अगर आप इसी इक्वेशन को जो है डेल्टा एस वाली, इसको दोनों पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा टेम्परेचर विद इन लिमिट ऑफ टेम्परेचर T1 टू T2 एंड वॉल्यूम V1 टू V2। तो यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 डी टी अपॉन डी टी, जो लॉग इंटीग्रेटेड लॉग T2 अपॉन T1 आएगा, उधर से एन आर पी वी के एन आर बाहर आ जाएगा, तो लॉग इंटीग्रेटेड लॉग V2 अपॉन V1 आएगा। इसको प्रॉपर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 एन सी वी लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1 आ जाएगा। प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा एस की वैल्यू 2.303 एन सी वी लॉग T1 अपॉन T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 एन आर लॉग 10 V2 अपॉन V1 होगा। डेल्टा एस को निकालोगे 2.303 लॉग एन आर लॉग 10 अपॉन V2 अपॉन V1। यहाँ पर प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर आप डेल्टा एस को 2.303 एन आर लॉग P2 अपॉन P1 भी लिख सकते हैं। फॉर आइसोक्रोरिक प्रोसेस V1 वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, V1 V2 के बराबर होगा, तब आप डेल्टा एस निकालोगे 2.303 एन आर लॉग 10 बेस T1 अपॉन T2 आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जाओगे तो रिवर्सेबल हीट चेंज जीरो होता है, डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगी। तो फॉर इरिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और Q रिवर्सेबल भी ज़ीरो नहीं होगी। साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम जाएंगे तो डेल्टा एस जीरो होगा, और ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी पर डिपेंड करेगी। तो फॉर द रिएक्शन डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा एस पी माइनस एस आर, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉर डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पर हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड और गैस में, चेंज इन नंबर ऑफ मोल गैसियस मोल्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एंट्रोपी भी ग्रेटर देन जीरो होगी। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अगर लेस देन जीरो है तो एंट्रोपी चेंज भी लेस देन जीरो होगी। जैसे यहाँ पे CaCO3 CaO प्लस CO2, एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, एंट्रोपी इज लेस देन जीरो। PCl5 PCl3 plus Cl2, एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो। कार्बन प्लस हाफ O2 gives CO, एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो। NaCl एक्वस से NaCl में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा इज लेस देन जीरो। यहाँ पर क्या है कंडीशन फॉर गैस, अगर N ग्रेटर देन है इंक्रीजेज है तो एंट्रोपी भी ग्रेटर देन जीरो होगी, टेम्परेचर इंक्रीजेज है तो एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तब भी एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगी, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो एंट्रोपी लेस देन जीरो होगी। यहाँ पर अगर हम चलते हैं देखते हैं ग्रेफाइट की एंट्रोपी चेंज डायमंड से ज़्यादा होगी। तो ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी लेस देन जीरो होगी, क्योंकि रबर क्वाइल्ड है एंट्रोपी जीरो होगी, और अनक्वाइल्ड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड में डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी, और अनक्वाइल्ड हो गया तो ऑर्डर्ड हो गया। मिक्सचर फॉर्मेशन की ओर अगर हम चलते हैं तो गैस प्लस गैस, गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड और सॉलिड प्लस सॉलिड। यहाँ पर रैंडमनेस के हिसाब से एंट्रोपी ज़्यादा होगी। क्रिस्टलाइजेशन में फिर वो ऑर्डर्ड हो गए तो रैंडमनेस जीरो लेस देन जीरो हो जाएगी, और पॉलीमराइजेशन के केस में भी रैंडमनेस लेस देन जीरो होगी एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल रिएक्शन, यहाँ पे हम देखेंगे हीट ऑफ फ्यूजन ऑब्लिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
तो डेल्टा एच फ्यूजन कहलाता है व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देन हीट ऑफ चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर जब हम इसकी एंथैल्पी निकालेंगे तो एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। यूनिट जूल के इनवर्स मोल इनवर्स होगी। हीट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो यहाँ पर लिक्विड से गैस में जब जा रहे हैं तो वेपोराइजेशन होता है। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। हीट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाएगा तो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। रिवर्सेबल प्रोसेस की ओर जाएंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग माइनस क्यू अपॉन टी वन प्लस क्यू अपॉन टी टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो होगी रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी ये डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग माइनस क्यू वन अपॉन टी वन प्लस क्यू टू अपॉन टी टू, यहाँ पे भी ये चेंज इन एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी ज़ीरो होगी। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन ज़ीरो अगर है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, एंट्रोपी चेंज लेस देन ज़ीरो है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और एंट्रोपी चेंज लेस देन ज़ीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। यहाँ पर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है इसलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी पर डिपेंड करता है। तो हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एन एक्सटर्नल वर्क, सो वी हैव टू डू वर्क। तो अब यहाँ पर एक पार्ट और निकल कर आता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी प्रोसेस वर्किंग में है या नहीं। उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी से हम देखते हैं। तो द पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, the part of energy which is converted into useful work is called Gibbs free energy। एनर्जी मतलब यूजफुल वर्क प्लस नॉन यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क को G प्लस टी डेल्टा एस से दिखाएंगे। H इज इक्वल टू G प्लस टी डेल्टा एस, G is equal to H minus T delta S. So we cannot calculate the absolute value of G. So we are able to calculate the change in Gibbs free energy, that is delta G. तो डेल्टा जी जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस प्लस टी डेल्टा एस करेंगे हम। गिब्स फ्री एनर्जी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक जगह अगर हम चेंज इन टेम्परेचर को ज़ीरो रख देंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हमको एक इक्वेशन मिलेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये हमें कुछ चीज़ें बताएगी। जैसे डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस निगेटिव होगा और डेल्टा जी भी पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज जो है वो वर्क स्पॉन्टेनियस होगा। जब डेल्टा एच निगेटिव होगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा, वर्क ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी और डेल्टा एस दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो डेल्टा जी निगेटिव होगा, टेम्परेचर हाइयर होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर तीनों ही प्लस हैं एट लो टेम्परेचर तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एच और डेल्टा एस निगेटिव है और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो एट हायर टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और तीनों ही निगेटिव हैं एट लो टेम्परेचर तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इसके अलावा इसी गिब्स एनर्जी को अगर हम 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर स्टैंडर्ड वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं तो ये डेल्टा जी की वैल्यू जी नॉट कहलाती है, जिसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को जो हम डिनोट करते हैं वो डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, जहाँ पर इक्वेशन में अगर डेल्टा जी को जीरो रख दोगे तो क्यू रिएक्टेंट क्वोशंट आएगा तो क्यू इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर के एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकल करके आएगी माइनस आर टी एल एन के। एल एन के अगर निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, और के इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट
अपॉन आर टी से हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी। तो रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर अगर हम देखें तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट और ईएमएफ ऑफ द सेल निकल के आता है, जो सेल वर्किंग में होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। अगर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ यहाँ पे फेराडे कांस्टेंट है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई एम ऑफ द सेल के बराबर होता है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और उस केस में सेल स्पॉन्टेनियस होगा। इसी पर बेस्ड लास्ट है ये लास्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। एंड एंट्रोपी ऑफ प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। किसी भी एंट्रोपी ऑफ प्योर और परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की जीरो होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली and write the notes provided earlier in your copy. Okay, thank you.